स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज किया गया है, यानी कुल प्रश्न 52 होंगे और 1 से 30 तक का जो प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 में यानी हमारा गद्यांश से संबंधित है। तो गद्यांश क्या कह रहा है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। यानी कि विज्ञान के यानी कि कहने का मतलब है अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है, मानव का जो जीवन है पूरी तरह से यानी कि कुंठित हो चुका है। साथ ही इसके असंतुलित उपभोग से मतलब जैसे तैसे इसका उपयोग करने से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किया जाए। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों में मुक्ति मिल सकती है। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे गद्यांश पूछा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा हुआ है कि विज्ञान के प्रगति से क्या हुआ है कि आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो कि यहाँ पे दिया गया आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, और सी कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान की प्रगति से हमारे लिए चिंता का कारण ये तीनों बन चुका है, जिससे मानव बुद्धि भी कुंठित हो चुकी है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है और मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 का उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बी में दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, और डी में है विज्ञान जनित उपलब्धि। तो हमारे ख्याल से ये दोनों होना चाहिए था, बी और डी होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम में जब पूछा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो वो मिल सकती है भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखने से पहले काव्य को देखेंगे। कह रहा है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमातमाता धूप। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई का जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। बड़ा ही अच्छा काव्य है, यहाँ पे दिया गया है पदांश। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। तो कवि जो चर्चा कर रहा है वो क्या, ग्रीष्म ऋतु का यानी कि गर्मी ऋतु का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब है प्रश्न संख्या 6 की यहाँ वह है, यहाँ वह है तो कौन है यहाँ। तो यहाँ कौन है, एक स्त्री है जो क्या कर रही है, पत्थर फोड़ रही है। प्रश्न संख्या 7 का उपयुक्त पदांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट है यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। तो यहाँ जो पत्थर है वो किसका प्रतीक हो जाएगा, वो हो जाएगा कठिनाई का, क्योंकि महिला क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, और वो दोपहर में यानी कि खिलखिलाती धूप में पत्थर को तोड़ रही है, तो यानी कि कठिनाई का काम कर रही है। अब है रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें से कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, प्राप्तकर्ता करता है। कौन करता है, प्राप्तकर्ता। अब है प्रश्न संख्या 10 का रहा लाइव शब्द का अर्थ है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। लाइव हम लोग देखते हैं जैसे इंटरनेट में, टीवी में, जहाँ पे घटित घटनाओं को डायरेक्टली दिखाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा जिसका सीधा प्रसारण होता है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है प्रश्न संख्या 11, सबसे ऊपर बाईं और प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है, ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये भी, और ऐसे लिखा जाता है व्यक्तिगत प्रश्न में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या
12 यानी 12 कह रहा है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से गलत का पहचान करना है, यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो हमारा सही आंसर होगा, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये संपादक का काम नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 14 कह रहा है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 15 की भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 16 यानी 16 कह रहा है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये आता है फ्लैक्स न्यूज के तहत आता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिया गया है और पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर बोल रहा है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, क्या काव्यांश है यहाँ पे जो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 17 का प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यानी इसका रचनाकार कौन है। तो बड़ा ये अच्छा नाम है उनका, जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब है प्रश्न संख्या 18 की इस पदांश का प्रतिपाद है। तो इस पदांश का प्रतिपाद क्या हो जाएगा, 18 का हमारा बी हो जाएगा, देवसेना, यानी कि देवसेना की प्रेम पीड़ा। देवसेना अंततः तक स्कंदगुप्त को पाना चाहते थे, स्कंदगुप्त जो तो देवसेना को पाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं पाया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जिस समय वह शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है तो वो ठुकरा देता है और वह जीवन भर कुंवारी रह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 का रहा है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है। तो बच्चों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब है 20 नंबर प्रश्न का रहा प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है। तो यह पंक्तियां किस नाटक से ली गई है, तो यह ली गई है स्कंदगुप्त से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नीचे अब हमारा गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना, ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक से है। क्या कह रहा है कि और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जुट्ठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए या किस लिए किसके लिए जीऊं। तो ये भी बड़ा अच्छा गद्यांश है, देख लेते हैं इसमें प्रश्न क्या कह रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धत है, यानी प्रस्तुत पंक्ति जो है किससे लिया गया है। तो यह लिया गया है, किससे लिया गया है, तो संवादिया से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि यहाँ वक्ता कौन है। तो वक्ता कौन हो जाएगा यहाँ पे, बड़ी बहुरिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब है यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ वक्ता का कौन सा भाव, व्याकुलता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 का रहा है यहाँ श्रोता कौन है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यह दीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो कविता में दीप जो प्रतीक है वो व्यक्ति का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है। तो वह दुखी अश्वों से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है। तो यह उजागर करती है किसको, मजदूरों के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है। तो यह कहानी घटित होती है हरिद्वार में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो यह किसका, कौन सा उपन्यास का यानी कि अंश हो जाएगा। तो यह हो जाएगा
रंगभूमि का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गोदान, गबन, रंगभूमि सब किसका है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, जिसमें कह रहा लेखक के ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? तो लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा? जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों 1 से 30 तक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे उनको हमने हल किए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 6 प्रश्नों का उत्तर दे, जो कि 31 से 38 तक दिया गया है। और प्रश्न संख्या 31 कह रहा है बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो इस तरह का यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नीचे जो प्रश्न दिया गया वो भी हमारा पाठ्य पुस्तक से है। यहाँ जो हमारा 39 से 46 तक का प्रश्न, 45 तक का प्रश्न है, वो सब्जेक्टिव टाइप में भी है और 3 अंक का प्रश्न है। उसके बाद हमारा जो है निबंध वगैरह सब पूछा गया, तो इस सभी को भी हम आप लोग को बता रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।